Hello friends, Kalrao School Halol presenting this video for standard 10th English medium. Friends, today we are going to discuss about lesson from the book First Flight standard 10th. Lesson number 4 from the diary of Anne Frank, which was written by Anne Frank herself. In this lesson there is a diary, there is a writing about the diary of the 13-year-old girl which whose name is Anne Frank. ओके, एना फ्रैंक ने अपनी लाइफ के कुछ इवेंट्स इस डायरी के अंदर लिखे हैं और हमें कुछ उसके लाइफ के रिलेटेड बातें बताने की कोशिश की है. बिफोर वी स्टार्ट आवर लेसन, यहाँ पे कुछ एना फ्रैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एना फ्रैंक. This is a photo as I would wish myself to look all the time, then I would maybe have a chance to come to Holland. एना फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942 की ये पिक्चर है जहाँ पे एना फ्रैंक की विश थी कि वो अपने आप को माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, मैं अपने आप को हर समय अच्छे से रखना चाहती थी और वो शायद वहाँ पे हॉलीवुड के अंदर, आई कम टू द हॉलीवुड, मैं हॉलीवुड के अंदर चांस मुझे मिल जाए काम करने का, जाने का. तो यहाँ पे एना फ्रैंक जो है वो 10 अक्टूबर 1942 कि ये फ़ोटो है. वेन एवर शी वॉज एट द एज ऑफ प्रॉबेबली शी वॉज बॉर्न इन 29 एंड 42 मे बी आसपास 12 या 13 साल के आसपास की ये गर्ल की फ़ोटो है. चलो देखते हैं क्या है बिफोर वी रीड. एनी लिजी मैरी एनी फ्रैंक 12 June 1929 February March 1945 was a German born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupations of the Netherlands in World War II. अब यहाँ पे उसका पूरा नाम, काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई है. एक ही सेंटेंस के अंदर बहुत कुछ बता दिया गया है कि उसका सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज फुल नेम. एनालिज मैरी एना फ्रैंक वॉज हर फुल नेम. शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1929 ऑन विच डेट 12 जून 1929 को उसका बॉर्न हुआ था. ठीक है, फरवरी मार्च 1945 में उसकी डेथ हुई थी. वॉज अ जर्मन, वो जर्मन की थी. बॉर्न ज्वेश गर्ल, जेविश जो होते हैं वो यहूदी लोग होते हैं, बराबर. तो वो एक जेविश गर्ल थी. हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ, उसने लिखा था, ये जो डायरी थी वो लिखी थी. कब लिखी थी? जब वो लोग हाइडिंग मतलब छुपे हुए थे. विथ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ छुपी हुई थी. एंड 4 फ्रेंड्स, और उनके साथ उनके 4 दोस्त भी थे. वो कहाँ पे छुपे हुए थे? एम्स्टर्डम के अंदर छुपे हुए थे. एम्स्टर्डम जो है वो वहाँ का कैपिटल है. ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स, उस टाइम पे जर्मन का जो ऑक्यूपेशन बढ़ रहा था, उस टाइम पे जर्मन जो था वो नाजी पीपल वहाँ पे रूल ओवर करते थे. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर वहाँ पे नाजीज़म चलता था जर्मन के अंदर. तो नाजी के जो लोग थे वो ये ज्वेश पीपल थे, उनसे बहुत ही हेट करते थे. उनको जब भी उनके सामने आते थे तो उनको मारने की या उनसे बदला लेने की सोचते थे. क्या रीज़न थे? वो उस टाइम पे बहुत ही पर्सनल रीज़न रहे होंगे. तो उस टाइम पे ज्वेश पीपल से बहुत नफ़रत करते थे जो नाजी पीपल थे वो. तो जर्मन के अंदर जो लोग थे वो जर्मन ऑक्यूपेशंस ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर टू के अंदर वो इस नफ़रत से बचने के लिए उनको डर था कि कहीं ये जो नाजी लोग हैं वो उनको मार न दे, इसलिए वो एम्स्टर्डम में अपनी फैमिली और 4 दोस्तों के साथ एक जगह पे छुप गई थी. हर फैमिली हैड मूव टू द एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. उसकी फैमिली को एम्स्टर्डम के अंदर जाना पड़ा जब नाजी लोग जो थे पावर के अंदर आए. बट वेयर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स, और वहाँ से वो पकड़े गए, उनको पकड़ लिया गया जब नाजी ऑक्यूपेशन ने नीदरलैंड के ऊपर भी कब्जा जमा लिया. as precautions against the Jewish पॉपुलेशन इंक्रीज्ड. अब वहाँ पे क्या किया गया कि जब उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, जब ज्वेश लोग जो थे वो वहाँ से पकड़े गए, द फैमिली वेंट इनटू
हाइडिंग इन जुलाई 1942। उनका जो परिवार था उनको छुपने की ज़रूरत पड़ी और वो लोग जुलाई 1942 के अंदर उनकी फैमिली जो थी वो हाइड हो गई थी इन द हिडन रूम इन हर फादर। उनके जो फादर थे उनका इनके पास एक हिडन रूम था जो उनके ऑफिस बिल्डिंग के अंदर था। तो 1942 के अंदर हिडन रूम जो इनके फादर, इनका नाम क्या था, ऑटो फ्रैंक क्या, जो एक ऑफिस बिल्डिंग का एक हिडन रूम था जिनके अंदर उनकी पूरी फैमिली और उनके 4 फ्रेंड थे वो लोग छुपे रहे थे। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल तक वो लोग यहाँ पे इस बिल्डिंग के अंदर छुपे रहे। 2 साल तक छुपने के बाद द ग्रुप वॉज deterred and transported to the concentration camp system where Anna died of typhoid in Bergen-Belsen within days of her sister। अब यहाँ पे उनको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। 2 साल के बाद, 2 साल तक तो ये लोग छुपे रहे लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है और फिर उनको भेज दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेड मतलब भेज दिया जाता है। कहाँ पे भेज दिया जाता है? कॉन्सेंट्रेशन कैंप के अंदर भेज दिया जाता है जहाँ पे एना फ्रैंक की टाइफस की वजह से उसकी जो है वो डेथ हो जाती है। और जो वो कहाँ पे हो जाती है? बेर्गन बेल्सन के अंदर। कुछ दिनों बाद उसके सिस्टर की मौत के कुछ दिनों बाद, मतलब उसकी सिस्टर मॉर्गट फ्रैंक और वो दोनों की डेथ हो जाती है। हर फादर ओटो, उसके जो पिता थे ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, अब वही बचे थे जो इस ग्रुप को सर्वाइव कर सकते थे। रिटर्न टू द एम्स्टर्डम, वो एम्स्टर्डम वापस गए आफ्टर द वॉर एंडेड, जब लड़ाई ख़त्म हो गई। टू फाइंड दैट हर डायरी, उसकी डायरी ढूंढने के लिए, हैड बीन सेव्ड, जो वहाँ पे सेव थी। कन्विंस दैट इट वॉज अ यूनिक रिकॉर्ड, और ये मान सकते हो कि एक यूनिक रिकॉर्ड था एना फ्रैंक की लाइफ के बारे में। ही टुक एक्शन टू हैव पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम, और उन्होंने उस डायरी को पब्लिश किया, क्या नाम देकर? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम देकर एज अ बुक उस डायरी को पब्लिश किया गया था। द डायरी वॉज गिवन टू एना फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये डायरी जो थी वो एना फ्रैंक को, जब वो 13वां उसका 13th बर्थडे था, उस टाइम पे उसको एज अ गिफ्ट दी गई थी। एंड chronicles to events of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। अब जब एना फ्रैंक जो थी वो 13 साल की थी, 13 बर्थडे उसका था, तो उस टाइम पे उसको ये डायरी एज अ गिफ्ट दी गई थी। तो उसके बाद उसने क्रॉनिकल्स मतलब प्रॉपरली इवेंट, उसकी लाइफ के जो भी मैन इवेंट थे उसने उसकी लाइफ के 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक जो भी अच्छे इवेंट थे वो उसने उस डायरी के अंदर नोट डाउन किए थे। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच, उसने इस डायरी को डच लैंग्वेज के अंदर लिखा था, उसके बाद उसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया गया। उसके अलावा मैनी लैंग्वेजेस और दूसरी भी बहुत सारी भाषाओं के अंदर उसको ट्रांसलेट किया गया। एंड बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक, और उसके बाद ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक्स में से एक बुक बन गई। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, और उसके ऊपर कई सारे फिल्म भी बने। टेलीविज़न एंड थिएरेटिकल प्रोडक्शन, और थिएरेटिकल प्रोडक्शन और टेलीविज़न भी इसके ऊपर काफ़ी सीरियल और थिएट्रिकल जो प्रोडक्शन थे वो भी बनाए गए। एंड इवन एन ओपेरा, और नाटक भी किए गए बेस्ड ऑन द डायरी, वही डायरी के बेस के ऊपर। डिस्क्राइब एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, और इस डायरी को क्या नाम, इस डायरी को पढ़ने के बाद लोगों ने किस वे में उसको डिस्क्राइब किया कि ये काम किसका है? एक मैच्योर और इंसाइटफुल माइंड। इंसाइटफुल माइंड मतलब बहुत ही सोचा समझा, बहुत ही मैच्योर दिमाग वाले पर्सन ने लिखा हो, लेकिन 13 साल की वो लड़की ने लिखा था, फिर भी ऐसा लगता था कि बहुत ही मैच्योर पर्सन ने लिखा होगा। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ द डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। जब नाजी ऑक्यूपेशन चल रहा था उस टाइम की ये बात है, तो डायरी के अंदर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट के बारे में लिखा गया, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन के बारे में लिखा गया जो उस टाइम पे नाजी ऑक्यूपेशन के टाइम पे चलती थी। एना फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट
रिनोवेड एंड द डिस्कस्ड ऑफ द हॉलोकास्ट विक्टिम। और रेनी फ्रैंक जो थी वो सबसे ज़्यादा चर्चित रहने वाली एक पर्सन बनी थी, सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड उसके ऊपर किया गया था। हॉलोकास्ट विक्टिम मतलब जो सबसे ज़्यादा विनाश हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, जब सबसे ज़्यादा तबाही मची थी उस टाइम पे एने फ्रैंक जो थी वो उस टाइम पे चर्चा का विषय रही थी। तो यहाँ पे एने फ्रैंक और उसकी डायरी के बारे में हमें इस लेसन के अंदर क्या पढ़ना है। एने फ्रैंक कौन थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, वो जेविश गर्ल थी, बराबर है। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो लोग कहाँ छुपे थे, बराबर, MS ड्रॉम के उसके फादर के बिल्डिंग के अंदर छुपे थे। कौन कौन थे उसकी फैमिली के साथ, उसके 4 दोस्त थे। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पैराग्राफ में से याद रखनी है। और उसके फादर ने ये डायरी जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी, डच लैंग्वेज में लिखी हुई थी और उसको पब्लिश किया था, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमको बिफोर लेसन दी गई है। अब ये डायरी के अंदर जो लिखा है उसके बारे में हम ये लेसन जो है वो उसके पहले स्टार्ट करें। एने फ्रैंक के बारे में ये लेसन है, देखते हैं क्या है। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना ये मेरे जैसे कोई पर्सन के लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ द 13-year ओल्ड स्कूल गर्ल। इसीलिए नहीं क्योंकि मैंने इसके अंदर आज से पहले कुछ भी नहीं लिखा था, बराबर, या तो इसलिए नहीं कि मेरे लिखने के बाद मेरे अलावा या दूसरा कोई इसके अंदर इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, कि एक 13-year ओल्ड जो स्कूल गर्ल थी उसने ये डायरी लिखी थी, कौन इसके अंदर इंटरेस्ट लेगा, कौन उसको पढ़ेगा। ओह वेल इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं, कोई मान्य नहीं रखता ये बात, कोई पढ़े कि ना पढ़े, कोई इंटरेस्ट ले कि ना ले। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखने का मन कर रहा था। एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और मैं अपना दिल के अंदर, अपने सीने में जो दर्द छुपा हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे अपने बुक के अंदर, अपनी डायरी के अंदर लिखकर उसको प्रेजेंट करूँगी। और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि मुझे कुछ कहना था। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। पेपर जो होते हैं, कागज़ जो होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होते हैं कंपेयर टू द पीपल। लोगों के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है जितना वो पेपर के अंदर होता है, क्योंकि पेपर जो होते हैं वो हमको ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग इज़ वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चेन इन माई हैंड्स। यहाँ पे क्या बताया गया है कि आई थॉट, मैं सोच रही हूँ कि ये जो सेइंग है ऑन दोज डेज, ये उस टाइम पे मैंने कहा था जब मैं थोड़ा बहुत डिप्रेस रहती थी और मैं अपने घर के अंदर बैठी रहती थी, अपने जो गाल है वो अपने हाथ में रखकर। बोर्ड एंड लिटलेस, एकदम बोर हो जाती थी। और लिस्टलेस का मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, बराबर, एकदम बोरिंग लाइफ थी मेरी उस टाइम पे। मैं ये सोचती थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अंदर रहूं या बाहर जाऊं। आई फाइनली स्टे वेयर आई वॉज, मैं वहाँ पे ही रही जहाँ पे मैं थी। बोर्डिंग, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, और यहाँ मैं कहूँगी कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस होते हैं। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस स्टाफ बेक्ड नोटबुक grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend sorry। तो यहाँ पे वो एना फ्रैंक जो बता रही है कि आई एम एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मतलब मैं अभी तक ऐसा प्लानिंग नहीं कर रही हूँ कि दूसरा कोई पर्सन आए और मेरी इस डायरी को अंदर पढ़े या उसको रिफॉर्ड करे, बराबर, क्योंकि ये जो डायरी है वो मेरे लिए एक सिर्फ नोटबुक नहीं है, लेकिन उसके अंदर मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी हुई है, बराबर। मुझे आई शुड हैव ए फाइंड अ रियल फ्रेंड, मुझे अभी तक मेरा कोई अच्छा रियल दोस्त नहीं मिला। इट वॉज प्रॉबेबली वॉन्ट टू मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और इसी वजह से, ये डिफरेंस की वजह से मुझे डायरी लिखनी पड़ रही है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं अपनी बात पे आती हूँ। दैट प्रोमोटेड मी टू कीप अ डायरी इन
द फर्स्ट प्लेस आई डोंट हैव अ फ्रेंड। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे प्रमोट कर रही थी डायरी लिखने के लिए, जो चीज़ मैंने डायरी क्यों लिखी, किस रीज़न की वजह से लिखी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात थी। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं था, मैं बहुत अकेली थी, मैं अपने दिल की बात किसको बताती। तो मैंने ये सारी चीज़ें डायरी के अंदर लिखी थी। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मैं आपको और क्लियरली बता दूँ। सिंस नो वन विल बिलीव दैट, उस टाइम तक कोई नहीं मान रहा था कि अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 13 साल की लड़की, इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, ये दुनिया में अकेली होंगी। 13 साल की लड़की का कोई दोस्त नहीं होगा। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं थी। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास मेरे लविंग पेरेंट्स थे। एंड 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और मेरे से बड़ी मेरी एक बहन थी जो जिसकी उम्र 16 ईयर्स थी। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और उसके अलावा और 30 पीपल थे आई कैन कॉल फ्रेंड, जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे परिवार था। लविंग एंड्स, बराबर बहुत ही लविंग आंट्स थी। एंड गुड होम, और मेरा अच्छा सा घर था। नो, ऑन द सरफेस आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, ठीक है, मेरे पास इस सरफेस के ऊपर कह सकते हो कि सब कुछ था। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, और मेरे एक सच्चे दोस्त के अलावा आप कह सकते हो कि मेरे पास सब कुछ था। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम, मैं ऐसा सोचती थी कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहूँगी तो मेरा अच्छा टाइम रहेगा। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं कुछ मेरे बारे में इतना ज़्यादा नहीं बात करूँगी, लेकिन ऑर्डिनरी जो रोज़ की चीज़ें होती है वही सारी बातें करूँगी। वी डोंट सीम्स टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर। आज तक जो है वो मैं किसी के इतने पास नहीं गई कि मैं अपने उसको अपना दोस्त बना सकूँ। शायद हो सकता है कि इसमें मेरी गलती होगी, उसमें क्या फ़ॉल्ट है मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है उसमें मेरा ही फॉल्ट हो कि मैं अभी तक मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं बना है। इन एनी केस, अगर कोई भी बात हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई विल स्टार्टेड द डायरी। और वो मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। शायद मेरा अनफॉर्चुनेटली मुझे ये चीज़ मेरे अंदर जो थी वो मैं बदल नहीं सकी, अपने नेचर को बदल नहीं सकी, इसीलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मेरा जो ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था, जो ये डायरी जो थी उसको वो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कहती है, जो मेरे इमेजिनेशन के अंदर था। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी, मैं अब इस डायरी के अंदर सारे उस फैक्ट्स को छुपाना नहीं चाहती थी, मतलब कि जो भी चीज़ें थी वो मुझे लिखनी ही थी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जो ज़्यादातर लोग करते हैं कि वही डायरी लिखते टाइम जो अच्छी चीज़ें होती है वही बताते हैं, ऐसा मुझे नहीं करना था। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं इस डायरी को अपने दोस्त की तरह रखना चाहती थी। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैंने अपनी इस डायरी फ्रेंड का नाम क्या रखा था, किटी रखा था। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई stories to Kitty, if I were to plug right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. यहाँ पे एने फ्रैंक बता रही है कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, कोई जब तक नहीं समझ पा रहा था मेरे स्टोरीज़ के बारे में, जो मैंने किटी के अंदर मतलब डायरी के अंदर लिखे हुए थे, वो क्या चीज़ मैं डिस्क्राइब करना चाहती थी, मैंने किस तरीके से अपनी लाइफ के स्केच के बारे में उसके अंदर लिखा था, मतलब लाइफ के बारे में किस तरीके से मैंने उसको डिस्क्राइब किया था एज अ कैरेक्टर स्केच, बराबर है। मच एज आई डिसलाइक डूइंग, जो मुझे नहीं करना था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैंने किया था। अब यहाँ पे वो अपने फैमिली के बारे में बताती है कि माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, मेरे जो फादर थे वो बहुत ही प्यारे फादर थे, जब जितने भी फादर मैंने देखे थे उसमें से सबसे प्यारे जो थे वो मेरे फादर थे। डिडेंट मैरी माई मदर अनटिल ही वॉज 36, जब तक वो 36 ईयर्स के नहीं हुए जब तक उन्होंने मेरी मदर से शादी नहीं की। एंड शी वॉज 25, और मेरी मदर की एज शादी के टाइम पे 25 थी। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, मेरी सिस्टर जिसका नाम क्या था, मार्गोट, जो कहाँ पे बॉर्न हुई थी, फ्रैंकफर्ट के अंदर बॉर्न हुई थी, जर्मनी, इन 1926 के अंदर। 1926 में एना फ्रैंक की जो बड़ी बहन थी मार्गोट, उसका बॉर्न हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून
1929, बराबर। मेरा जो बॉर्न हुआ था 12 जून 1929 को हुआ था, तो 26, 27, 28, 29 3 साल इनसे बड़ी थी। आई लिव इन द फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की हुई तब तक मैं फ्रैंकफर्ट के अंदर रही। माई फादर इमर्जेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे फादर जो थे वो हॉलैंड चले गए 1933 के अंदर। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, उनकी मदर कौन थी? एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उनका पूरा नाम था उनकी मदर का। वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, वो भी उनके साथ हॉलैंड चली गई इन सितंबर मंथ के अंदर, ठीक है। वाइल मार्गोट और आई में, जो मैंने फ्रैंक और मार्गोट जो दोनों बहनें थी, वर सेंट टू, वो उसको कहाँ भेजा गया? अचेन भेजा गया टू स्टे विद द ग्रैंड मदर, उनकी दादी के पास रहने के लिए उसको अचेन भेजा गया। अचेन इज़ अ नेम ऑफ द सिटी इन विच हर ग्रैंड मदर वॉज लिव्ड। मार्गोट वेंट टू द हॉलैंड, मार्गोट में दिसंबर के अंदर हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फेब्रुआरी, और मैं फेब्रुआरी के अंदर उसके पीछे गई। When I was plunked down on the table as a birthday present of Margot, plunked down का मतलब क्या होता है? Put down in a casual way। मार्गट के बर्थडे के ऊपर मुझे एज अ बर्थडे प्रेजेंट टेबल के ऊपर रख दिया गया उसके लिए कि भाई आपकी सिस्टर जो है वो अब आपके साथ रहेगी फेब्रुआरी के अंदर। तो ये जो पूरी फैमिली थी फिर से वापस से ज्वाइन हो जाती है। आई स्टार्टेड राइट अवे इनटू द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल के अंदर ज्वाइन किया, वहाँ पे मैं पढ़ने के लिए मैंने स्टार्ट किया। आई स्टडीड देयर अंटिल आई वॉज 6, में वहाँ तक 6 साल की उम्र तक मैं पढ़ी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब उस टाइम पे मैंने पहले स्टैंडर्ड से, फर्स्ट फॉर्म मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैंने स्टार्ट किया था। इन द 6th फॉर्म, जब 6th स्टैंडर्ड में थी, माई टीचर वॉज, तो उस टाइम पे मेरे जो टीचर थे उनका नाम क्या था? मिसिस कुरपरस उनके टीचर का नाम था। द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस थे। एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल ख़त्म हुआ, वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, तो पूरा साल ख़त्म हो गया, तो हमारा जो फेयरवेल था, मतलब जो मुझे अब दूसरे क्लास में जाना था, तो उस टाइम पे मैं और मेरे टीचर बहुत रोए थे, बराबर है। बहुत उनको तकलीफ़ हुई थी क्योंकि वो इतने अटैच हो चुके थे एक दूसरे के साथ। इन द समर ऑफ 1941 का जो समर था, ग्रैंड माँ फॉल इल, उस टाइम पे इसकी दादी जो थी वो बीमार पड़ी थी। एंड हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन हुआ था। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटल सेलिब्रेशन, तो उस टाइम पे मेरा बर्थडे जो था वो बहुत ही छोटे सेलिब्रेशन के अंदर कंप्लीट कर दिया गया। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंड माँ की डेथ हुई थी, उनके जो एनी फ्रैंक की जो ग्रैंड माँ थी उनकी डेथ हुई थी जनवरी 1942 के टाइम पे। नो वन नोज, किसी को नहीं पता था, हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कि मैं उनको कितना सोचती हूँ, कितना याद करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और मैं अभी भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, जब मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 के अंदर, वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, तो बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखा गया उस टाइम पे। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विथ द रेस्ट, और मेरे बर्थडे केक के साथ ग्रैंड माँ का भी एक कैंडल मैंने जलाया था। द फोर ऑफ अस मतलब उनकी पूरे फैमिली के अंदर एने फ्रैंक, उनके मदर फादर और उनकी बड़ी बहन, बराबर बिग सिस्टर, तो 4 ऑफ अस उसके बारे में कहा गया, आर स्टिल डूइंग वेल, अभी तक अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और उस टाइम पे जो डायरी की जो प्रेजेंट डे, आज तक हम अच्छे से रह रहे थे। कौन सी डेट की बात कर रही है? और 20 जून 1942 की तक की बात कर रही है। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और वो कह रही है कि अब जो है वो जो डेडिकेशन है, मतलब मेरी जो डायरी है उसके बारे में मैंने अभी तक की जो लाइफ है उसके बारे में लिखना, सीरियसली लिखना अब शुरू कर दिया था। तो टिल हियर हम लोग यहाँ तक जो है वो इस एक्सप्लेनेशन को इस वीडियो के अंदर रखते हैं। फर्दर एक्सप्लेनेशन जो होगा वो डायरी के अंदर वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखेंगे, ठीक है। वॉट एवर द एक्सप्लेन I was in this video, you have to listen it very carefully and try to understand what is the exact matter, what is the exact meaning of the lesson, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को सुनना है और उसको याद रखना है। Related to this video, whatever the question answers are there, I will send you through the PDF. You have to write down that one in your notebook, okay. In our next video we will discuss about the remaining part of this lesson. Bye.